बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में खसूसी बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है पेट के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन के बहुत से मसाइल हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर गुफरान। बहुत शुक्रिया समर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आपको, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और मुझे बताएं कैसी रूटीन चल रही है आपकी? रूटीन ज़रा हेक्टिक चल रही है क्योंकि पता नहीं चलता ना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा बेसिकली। आपको पता है सीजनल जो है वो वायरस बहुत फैला हुआ है, तो पेशेंट्स क्या मसाइल लेकर आ रहे हैं आपके पास? ज़्यादातर जो पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन के साथ आ रहे हैं। ओके। फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आगे मसाइल हैं उनके। कुछ लोगों को पहले से कॉन्स्टिपेशन होती है, तो अब रमज़ान में क्योंकि डाइट इस तरह से हो जाता है बिल्कुल, प्लस आप जो खा भी रहे हैं वो इट इज़ कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन। पानी की कमी है, पानी कम पी रहे हैं लोग, और कोक, स्प्राइट, लाइक सोडा ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रही है। सो पखाने के रास्ते खून आना या फिशर्स बनना या हेमरॉइड्स होना, तो ज़्यादातर आजकल ये कंप्लेंट्स है लोगों की। तो किस तरह से फिर उनको क्या बता रही हैं आप, किस तरह से एहतियात बरती जा सकती है? जी, सबसे पहले तो पेशेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा लें। सहरी में भी जी बिल्कुल, सहरी से आगाज करते हैं कि सहरी में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए? देखिए, जब रमज़ान आता है तो हम लोग एकदम से अपनी डाइट चेंज कर लेते हैं। यूजुअली हम वो चीज़ें नहीं खा रहे होते सारी। सहरी में पराठे जैसे लेते हैं तो पराठों को आप कट शॉर्ट कर दें, आप सादा रोटी पे आ जाएं, ठीक है। और सालन में जैसे लोग ज़्यादातर लेते हैं चिकन का सालन, मटन ले लिया, बीफ ले लिया, दालें ले ली। चलें दालें अदर गुड, वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सब्जियां लें। फ्राइड की जगह अगर आपने अंडा लेना है तो फ्राइड की जगह बॉइल्ड एग ले लें या पोच्ड एग ले लें जो पानी में बनाया जाता है, वो ले लें आप, ठीक है। और उसके साथ आप लस्सी का इस्तेमाल करें, सादा पानी लें, चाय का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। तो ये, और दही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है। और एक और चीज़ जो है कि अगर आप सहरी में 1 घंटा पहले, कुछ खाने से 1 घंटा पहले 1 से 1.5 गिलास थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लें, तो उससे आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। ये पेट के मसाले इतने ज़्यादा नहीं होते। इट एक्ट्स एज अ डीऑक्सीडेंट, वो आपको थोड़ा सा अच्छा सा आपको महसूस करता है, तो लाइट फील करता है। उसके अलावा होता है कि आप बेसल सीड्स ले सकते हैं सहरी में, फॉक सीड्स ले सकते हैं आप सहरी में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपके पेट को ठीक रखेंगी। भारी मत खाएं, यानी कि ज़्यादा चीज़ें मत खाएं, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एग्जैक्टली। और प्लस अपने आप को स्टफ नहीं करें। आप सहरी में उतना ही खा सकते हैं जितने आपके पेट में गुंजाइश है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बॉडी फिर यूज्ड हो जाएगी ना उस चीज़ को। पहले 1-2 रोजे थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसके बाद फिर आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है उसको। तो आप उतना लें जितना आपको ज़रूरत है। ये नहीं सोचें कि हम अगर 2 पराठे खा लेंगे तो हमारा इफ्तार तक हमारा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाएगा, भूख नहीं लगेगी। डेफिनेटली आप काम पे जाएंगे, आप वॉक करेंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे चढ़ेंगे, आपको प्यास भी लगेगी, आपको भूख भी लगेगी। तो यही तो रोज़ा है कि आपने उसको टॉलरेट करना है, उसको बर्दाश्त करना है। बिल्कुल। तो अब हम आ जाते हैं अफ्तार की तरफ। जी। अफ्तार में ये होता है कि आप पूरा दिन के प्यासे होते हैं, पूरा दिन के भूखे होते हैं। सो व्हाट यू डू इज, आप एकदम से वैरायटी ऑफ फूड आप खाना शुरू कर देते हैं। एक तरह की ग़िज़ा नहीं ले रहे आप उस पर फ्राइड भी ले रहे हैं, आप उसमें बेक्ड भी ले रहे हैं, आप उसके अंदर मिर्च मसाले वाली भी ले रहे हैं, आप उसमें दही वाला भी ले रहे हैं, और उसके बाद आप पानी भी 2 तरह का ले रहे हैं, या तो सादा पानी भी ले रहे हैं और साथ में शरबत वगैरह भी ले रहे हैं। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें एकदम से खाएंगे तो डेफिनेटली आप पेट को खुद समझ नहीं आएगी कि उसने क्या क्या किस तरह से डाइजेस्ट करना है। सो फिर बाय द टाइम आप सुबह अगले दिन तक पहुँचते हैं 6 या 8 घंटे बाद, पेट में दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ये कॉमन है। शुरू के रोज़ों में तो ये बहुत कॉमन था। जी। तो अब जरा शायद लोगों को भी समझ आ गई कि हमने थोड़ा सा कुछ पेट भी आपका आदी हो जाता है, भूखा रहना। हाँ जी, वो भी होता है। तो इन चीज़ों से बस थोड़ा सा अवॉइड करें। अफ्तारी में जो है सादा पानी से अगर आपने लेना तो सादा पानी मैं कहूँगी कि प्रेफर करें लेना। उसके बाद आप 1 गिलास ले सकते हैं मीठा शरबत जो भी बनाया जी, और कम से कम फ्राइड चीज़ें लें। जाहिर सी बात है, आप रमज़ान है, आप पकौड़े और इन चीज़ों से बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते इनको। तो अगर आप जहाँ आपने 5 लेने हैं वहाँ आप 2 ले लें, और दही का इस्तेमाल रखें और हल्का खाएं। उसके बाद अगर आपको भूख लगे आप थोड़ा सा डिनर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अफ्तारी में ही खाएं, लेकिन हल्का खाएं, अपना ही पेट है, थोड़ा थोड़ा सा उसका लिहाज रख के खाएं। और मिर्च मसाले वाली चीज़ों को थोड़ा कम करें, फ्राइड चीज़ों को थोड़ा कम करें।
फ्रूट्स जो हैं आप वैसे भी ले सकते हैं और इन फॉर्म ऑफ फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो लें। बिल्कुल। तो इस तरह से, और बाद में कावा आप ले सकते हैं, तो वो भी बेहतर रहता है। अब जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में अब आपको पता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है डिहाइड्रेशन के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन जो है बहुत ड्राई हो रही है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की। मर्दों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ख़वातीन के बहुत ऐसे मसाइल हैं, तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? उसमें वही है कि आपने देखें पहले 1-2-3 रोज़ों में तो यू कांट हेल्प योर बॉडी, लेट योर बॉडी गेट यूज्ड टू इट। एग्जैक्टली, ठीक है। आप वही बात मैं कहूँगी कि सहरी से पहले आप जब कुछ खाने लगे उससे पहले आप 1-1.5 गिलास पानी का पिएं। सहरी में दौरान खाते वक्त आप पानी लें और एंड में आप थोड़ा सा पानी पी लें। आप इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकते कि वो आपको पूरे दिन में लेके जाएगा, पूरा दिन आपका इजी करेगा। आप सोचते हैं बस अभी से हम जो है 3 से 4 ग्लास पी लेंगे, तो बॉडी को एडजस्ट, बॉडी बड़ा अच्छा एडजस्ट हो जाती है 3-4 दिन बाद। और फिर आप नोटिस करें कि जब 5वां 6ठा रोजा आता है आपको वाकई प्यास नहीं लगती। इंडोर्स रहें, हाँ जी, इंडोर्स रहें, आप सन में ना एक्सपोज हों, कि आपको ना ज़्यादा प्यास लगे जी। तो जैसे जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात जो हैं वो अंदर बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, हाँ, उनको इंडोर्स है उनका, तो उनको इतनी प्यास का मसला नहीं होता। और जो आउटडोर है उनके लिए, हाँ, उनको डेफिनेटली होता है। तो उनके लिए यही है कि अगर वो सहरी में फॉक्स सीड्स ले लें या बेसल सीड्स ले लें, तो वो बेसिकली वो क्या करता है, बेसल सीड आपका अपने डायरेक्ट सीड लिया है 2-3 घूंट पानी के साथ, तो वो आपके मैदे में जाके बैठ जाता है और वो फूल जाता है जी। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, वो पानी अपने अंदर ले लेता है। सो जैसे जैसे दिन गुजरता है आहिस्ता आहिस्ता वो पानी रिलीज करता रहता है, तो इतनी ज्यादा प्यास नहीं लगती। ओके। और इसी तरह अफ्तार में भी यही है कि आप सादा पानी लेना प्रेफर करें, बजाय इसके कि आप कोई मीठा शरबत वगैरह या सोडा वगैरह इस्तेमाल। हाँ, एग्जैक्टली। मैं मतलब मना नहीं करती, डेफिनेटली आपने थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जैसे होता है ना आप लिमिटेड उससे करते हैं। हाँ, स्टार्ट ही लोग उससे करते हैं कि जी हमने जामी श्री दे दें, बहुत मीठा होता है, मतलब कुछ भी मीठा शरबत, तो आप उसको थोड़ा सा कम मीठा बनाएं। आप उसमें नमक का थोड़ा सा रेशो रखें कि आपका सॉल्ट या जो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था वो उससे पूरा हो जाए। बिल्कुल। मीठे क्या बात करिए तो जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनकी मुझे याद आ जाती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भी जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें फिर अपनी किस तरह से डाइट जो है क्या प्लान करना चाहिए? उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। एक तो डायबिटीज़ है, दूसरा अगर उनको इस तरह के मसाइल हो जाएंगे तो वो उनको उनका रिकवरी या उनका ठीक होने का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है डायबिटिक एज कम्पेयर टू अदर। जी, नॉर्मल पीपल। हाँ जी, नॉन डायबिटिक में इतना नहीं होता, लेकिन डायबिटिक में ज़रा ज़्यादा मसला होता है। उसमें कॉन्स्टिपेशन का यही है कि वो अपनी डाइट में फाइबर ऐड करें। अगर वो वैसे सब्जियों की फॉर्म में, कुछ लोग होते हैं उनको सब्जियां खाना नहीं पसंद, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो जितना लेंगे दैट इज गुड फॉर देम, वो ले लें। उसके अलावा फिर होता है कि वो उनको कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि जो प्रोसेस्ड फाइबर है, फाइबोकॉल के नाम से आता है, इसवोल का छिलका, वो अपनी डाइट में लें। तो वो सुबह सहरी में हम उनको कहते हैं कि 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर आप लें, और इसी तरह अफ्तार में 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर लें, कि आपकी बॉडी में इतना फाइबर मौजूद हो जिसने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ, जिसने अपने अंदर पानी जज्ब किया हुआ, कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने दे। ठीक है। वैसे ये समय ये पाइल्स की प्रॉब्लम कैसे, ये कैसे वजूहात क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये आगाज़ होता है, ये तो किस तरह से जो है इसे जान छुड़ाई जा सकती है? क्या जस्ट इसका हल वही है, डॉक्टर्स मोस्टली बताते हैं सर्जरी बताते हैं, जिनको बहुत जो हाई लेवल पे होती है जाके? जी, देखिए हर बीमारी का मेडिकल इलाज भी होता है कि दवाइयों से इलाज है, और फिर सर्जिकल हमारे पास ऑप्शंस भी होती हैं। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर पेशेंट टाइम से आ जाए हमारे पास तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सर्जरी की जाएगी, वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब इसमें पाइल्स में इसकी डिग्रीज हैं, दर्जात हैं, एग्जाम है। हाँ जी, 1 2 3 4 डिग्रीज होती हैं इसकी। तो फर्स्ट डिग्री में मरीज को सिर्फ शिकायत होती है कि मुझे पखाने के बाद थोड़ा बहुत खून आता है। ठीक है, स्वेलिंग भी होती है, पेन नहीं होती, नहीं, वो आगे डिग्रीज में। अच्छा, जो सेकंड डिग्री पाइल्स हैं, हेमरॉइड्स हैं, उनमें ये होता है कि पेशेंट को फील होता है कि मुझे कुछ बाहर आता है पखाना करते वक्त, और खून भी आता है, लेकिन जब पखाना कर चुके होते हैं तो कोई चीज बाहर फील नहीं हो रही होती। ठीक है। थर्ड डिग्री में होता है कि ब्लीडिंग जो है वो 4 केस होगी। हाँ जी, ब्लीडिंग मस्ट होती है। हाँ, ब्लीडिंग मस्ट है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये पेनलेस ब्लीडिंग है, इसमें पेशेंट को पेन नहीं होती। फिशर और पाइल्स में जो मेन डिफरेंस है ना, वो यही है कि हेमरॉइड्स की जो या पाइल्स की जो ब्लीडिंग है दैट इज पेनलेस एक्सेप्ट फॉर ग्रेड 4। ओके। ग्रेड 4 में जो पाइल होता है या हेमरॉइड होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर आके ना
वहीं फंस जाता है, इट कैन नॉट गो बैक, तो वो एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें नर्व्स इन्वॉल्व हैं और उसमें स्किन इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो जिस भी इस तरह की कंडीशन में स्किन इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो एरिया बहुत हसास है, उसमें पेन हो जाती है। तो ग्रेड 4 जो है, इट इज वेरी पेनफुल कंडीशन। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में सर्जरी एडवाइस की जाती है। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में हम पेशेंट को ज्यादातर डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अपना वजन बरकरार रखें, जितना आपका BMI है उसके हिसाब से अपना वजन रखें, अपनी डाइट के अंदर आप फाइबर ज़्यादा लें, अपनी डाइट में पानी ज़्यादा रखें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। एक तो होता है ना पका के खा रहे हैं, आप रॉ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, यानी कि जैसे आपने बगैर पकी हुई शलजम हो गया, गाजर, मूली, खीरा भी खा सकते हैं। हाँ, वो भी खा सकते हैं। आप सैलेड के फॉर्म में वेजिटेबल्स लें। आपने हर अपने खाने के साथ 1/4 हिस्सा अपनी प्लेट का वेजिटेबल मिक्स सैलेड स्पाइसी वगैरह, तो जो स्पाइसी जितनी भी होती हैं अशिया वो मना की जाती है, जितने भी पाइल्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो इसीलिए मना की जाती है क्योंकि जितना आप स्पाइसी या फ्राइड फूड लेंगे ना, वो आपकी बॉडी में से वाटर खींच लेगा, सो मजीद जो पखाना है वो सख्त हो जाएगा। तो आपको इसलिए अवॉइड करने को कहा जाता है कि आप ये वाली डाइट अवॉइड करें, ताकि एक जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहे, डोंट ऐड अप टू इट। ठीक है, तो बस ये है, हम पेशेंट्स को भी ये बताते हैं, ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। सप्लीमेंट्स का भी जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, वो कौन सी सप्लीमेंट्स होनी चाहिए? मैं अगेन वही वाली बात करूंगी कि जब तक आपकी लाइफ है, यू कैन टेस्ट द नेचुरल थिंग्स, तो सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हैं, उनको खाएं बजाय इसके कि आप दवाइयां लें और अपने आप को महसूस करें। जंक फूड खाएं, जंक फूड खाने से इस तरह की चीजें खाने से ये ज्यादा होता है। जंक फूड खाएं लेकिन कम खाएं, उसको ये नहीं कि आप वीक में 7 डेज में से 5 डेज आप जंक फूड ले रहे हैं एंड 2 डेज आपने अगर हेल्दी फूड ले लिया, तो फिर अगर कॉन्स्टिपेशन हुई है तो यू आर ब्लेमिंग के मैंने प्रॉपर खाया तो है। नो, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, आप एक इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है डाइट के अंदर। हम अपने प्रोग्राम में जो है मैंने बहुत बात की है वेट लूज़ पे, हम वेट गेन पे बात कम करते हैं तो कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, बहुत स्किनी है, तो उन्हें किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? जो वेट गेन करना चाहते हैं उनको तो प्रॉपर फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ और मिल्क शेक्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपका वेट गेन कराते हैं, जैसे बनाना, मैंगो, ये अच्छे फ्रूट्स हैं जो आपका वेट गेन कराते हैं, उनका मिल्क शेक लें और योगर्ट लें। और मीट में वो फिर अपना क्वांटिफाई कर सकते हैं कौन सा मीट, वाइट मीट ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे। और बेहतर ये होता है कि जो अंडरवेट लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके अपना एक डाइट प्लान लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उनको खाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है रमज़ान में ख़ास तौर पर? रमज़ान में देखें, रमज़ान में भी और वैसे भी रेगुलर भी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की, फिशर्स की, पाइल्स या हेमरॉइड्स की, जो पेशेंट अपना लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं रखता ना, जो एक्टिव रहता है, उनको ये मसाइल कम होते हैं। जो खा के बैठ जाते हैं वो जो मोटापे की तरफ आप बढ़ते हैं, एग्जैक्टली, फिर बीमारी ज्यादा पैदा होती है। आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ट स्टूल पास होगा तो फिशर होगा, वो पेनफुल होगा और उस तरह ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको हेमरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी आपका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सो बजाय इससे कि आप इन चीज़ों तक पहुंच जाएं, बेहतर है कि आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा लें, पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें। और अगर आप ये सब थोड़ा नहीं ले सकते या आप नहीं पसंद वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, तो आप फिर फाइबर लेना शुरू करें, फाइबोकॉल या इसबगोल का छिलका, और अपनी डाइट के साथ साथ अपने आप को एक्टिव रखें। पाइल्स की मेडिकेशन के हवाले से बता दें आप, क्या होना चाहिए? पाइल्स की मेडिकेशन इस तरह से है कि जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हेमरॉइड्स होते हैं या पाइल्स होते हैं, उनमें हम मरीजों को लगाने के लिए दवाइयाँ देते हैं। एक क्रीम देते हैं जो क्रीम देते हैं और एक जेल देते हैं, उसको मिक्सचर होता है, उन्होंने दिन में 3 दफ़ा लगाना होता है। तो उसमें हम मरीज को बताते हैं कि आपने 6 वीक्स तक, यानी कि 6 हफ्ते का ये ट्रीटमेंट है, आपने इसको करना है अलॉन्ग विद द डाइटरी मैनेजमेंट। तो कितने टाइम में जो है आप रिकवर कर जाते हैं? 6 वीक्स का प्रॉब्ली टाइम होता है मोस्टली। ज़्यादातर 6 वीक्स में जो पेशेंट्स हैं जिनका ग्रेड 1 फिशर हो या ग्रेड 1 हेमरॉइड्स हो, उनमें हम उनको जो दवाई देते हैं, जैसे डेफ्लॉन है हेमरॉइड्स के लिए, डेफ्लॉन दी जाती है और उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन दी जाती है, तो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 हेमरॉइड्स थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। बट अगर कहें कि ये दवाइयों से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होते।
पाइल्स जो हैं वो दे कैन होल्ड, वो वहीं तक उसी ग्रेड तक रहते हैं। हाँ, फिशर का होता है कि आप 6 वीक्स तक ट्रीटमेंट देते हैं तो फिशर जो है वो कम्प्लीटली हील हो जाता है, पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, लेकिन उनको अपनी कॉन्स्टिपेशन का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। पाइल्स में हमारे पास और ऑप्शन है कि मेडिकेशन के साथ इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी होती है, उसमें ये कि पाइल की बेस में आपने स्क्लेरोजिंग एजेंट का इंजेक्शन लगाना है, उससे वो खुद ही श्रिंक कर जाता है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है बैंडिंग, जो ग्रेड 2 हेमरॉइड्स होते हैं या पाइल्स होते हैं उनके अंदर हम बैंडिंग कर देते हैं तो वो उसकी बेस ही टाई हो जाती है। तो कैसी? इट्स काइंड ऑफ अ रबर, नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ रबर बैंड। आप सक्शन के थ्रू उसको सक करते हैं हेमरॉइड को और रबर बैंड उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो जो उसकी बेस होती है, जैसे हम पोनी बनाते हैं, बिल्कुल बेस पे आकर रबर बैंड लग जाता है। नहीं, अगर तो एक अल्लाह ताला ने ना बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है कि एक डेंटेट लाइन होती है, उससे ऊपर जो चीजें होंगी वो पेनलेस होंगी, जो उससे नीचे आएंगी जो इन्वॉल्व करेंगी स्किन के पार्ट को वो पेनफुल होती हैं। तो जो ग्रेड 2 हेमरॉइड होगा वो डेंटेट लाइन से ऊपर है तो वो पेनलेस है। तो हमने उसको उस जगह पे डेंटेट लाइन से ऊपर जाके हमने उसको बैंड किया है तो वो पेनलेस होता है और वो खुद ही फिर नेक्रोज हो जाता है, यानी कि वो खुद ही अंदर ही खत्म हो जाता है जी। जो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पाइल्स आते हैं उनके लिए फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं सर्जरी। अब तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है, अब तो पेशेंट को वो काटने वाला नहीं रह गया, अब हॉल्स है हमारे पास, अब लेजर से हेमरॉइडेक्टमी की जा रही है तो वो लेस सर्जरी जो है वो लास्ट फिर इसकी स्टेज है। जी, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 के लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए मोस्टली वी डोंट डू सर्जरीज, हम नहीं करते। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और दवाइयों से और डाइट इंप्रूव करके, कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल करके इस तरह हो जाती है। फिशर्स में भी इसी तरह ही है। फिशर्स में भी आप शुरू में पेशेंट को 6 वीक्स का ट्रीटमेंट देते हैं कि आप ये जेल्स एंड क्रीम्स लगाएं, अपनी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल रखें, गर्म पानी में बैठें, उस जगह को साफ रखें और एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और 6 वीक्स तक पेशेंट ये करता है तो 90% पेशेंट्स हील हो जाते हैं उससे। लेकिन जो पेशेंट्स जिनका बहुत पुराना फिशर चलता आ रहा है और जिनकी कॉन्स्टिपेशन भी उन्होंने कभी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं दी, अपनी लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी ठीक करने के लिए, तो उनमें फिर एंड स्टेज होता है कि हम आपको सर्जरी एडवाइस करेंगे, लेकिन वो बहुत कम होता है। यूजुअली फिशर्स जो हैं दे हील बाय मेडिकेशंस। ओके, और इसके साथ हमारी जो लड़कियां उन्हें गोरा होने का बहुत शौक है इसके लिए क्या करना चाहिए स्किन को हेल्दी रखने के लिए? स्किन को हेल्दी रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है आपकी स्किन को। दिन में आपको कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लास पानी पीने चाहिए। दैट आल्सो डिपेंड्स कि आप अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ग्राउंड में खेलते हैं, आप वॉक करके घर आते हैं, तो ये चीज़ें आपकी मिकदार बढ़ा देती है पानी की जो आपको पर डे चाहिए। जितना पानी आपकी बॉडी यूज कर रही है आपको उतना बॉडी में वापस देना है, तो एवरेज जो है वो 8 to 10 ग्लास है पानी का। समर बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।